हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ इन टेक्निक। आज का जीके में हम कॉन्स्टिट्यूशन की पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन तो वाकई 10 है, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर आपका 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ होने वाला है और एग्जामिनर भी क्वेश्चन टफ करने वाला है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ही बढ़ गया है और आपका तैयारी भी उसी के साथ करना चाहिए और बहती नदी के साथ बहना ही चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आज हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। And the question number one is: a member of Council of Ministers can hold office without being a member of a state legislature for maximum period of। क्वेश्चन ए कहने वाला है कि किसी भी व्यक्ति, क्यों आप ना हो, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होके भी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन चुका है, लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए उसको कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना अनिवार्य है। And the option number 1 3 years, and option number 2 1 years, and option number 3 6 months, and option number D 5 years। क्या होने वाला है? And the option number C 6 month is the right answer। ठीक है, 6 month is the right answer। इसी को 6 महीने के अंदर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना अनिवार्य ही है। वो लोकसभा हो क्यों ना हो कि राज्यसभा क्यों ना हो, लेकिन मेंबर होना अनिवार्य है। हो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड, लेकिन इसी को मेंबर होना ही अनिवार्य है। लोकसभा में तो होती रहती है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, अडल फ्रेंचाइज के जरिए में आप अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में आप अपनी स्टेट को 30 एमएलए का रिकमेंडेशन ले आओ और राज्यसभा की मेंबर बन ही जाओ। और आपको वैसे ही पता है कि आर्टिकल 79 और 80 की वगैरह में लोकसभा राज्यसभा के बारे में चर्चा होती रहती है। तो इधर क्वेश्चन आता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कितने सदन होती है। जैसे कि आपका सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी किसी कुछ स्टेट में भी दो तरीके के हाउस होता है। जैसे कि करेंटली इट एग्जिस्ट इन 5 स्टेट। ओके, इसे 5 स्टेट है जहां 2 हाउस होता है। आप नोट कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। एंड फॉर्मली आंध्र प्रदेश वाज एग्जिस्टेड, बट इट करेंटली इट इज ओमिटेड, क्योंकि उनका जो चीफ मिनिस्टर है वाईएस कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी जी, उनका कहना है कि हमारा 3 कैपिटल होना चाहिए। तो रेड्डी जी का ये कहने वाला है कि उनका 3 कैपिटल होना चाहिए, और इसीलिए भी उनका स्टेट लेजिस्लेचर में बिल ही पारित हो गया। तो देयर इज ओनली स्टेट इन इंडिया व्हिच कंसिस्ट 3 कैपिटल, एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो उनका कैपिटल है विशाखापट्टनम है उनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और अमरावती उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुर्नूल उनका जुडिशियल कैपिटल। तो वो जो बिल को लेके जो मतभेद लग रही थी 2 सदन में, वैसे ही 2 सदन होता है, मैं कहना के लिए आपको भूल गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होने के बाद बार बार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजेक्ट हो जाया करती थी। तो इसीलिए रेड्डी जी ने स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल का निधन ही कर दिया, उसका ओमिटेड कर दिया। वो पहला स्टेट नहीं, उसके पहले बॉम्बे, असम और पंजाब वगैरह भी उनका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का ओमिटेड ही कर दिया। इफ यू टॉकिंग इन करेंट टाइम, द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश इज वाईएस कांग्रेस का नेता जगनमोहन रेड्डी जी है, और उनका गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी है। तो ठीक है, तो इधर क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेट इन इंडिया व्हिच कंसिस्ट 3 कैपिटल, एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हमें चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू लोकसभा। क्वेश्चन ए कहने वाला है कि कितने व्यक्तियां जो प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को नॉमिनेटेड होती है। बहुत ही आसान सवाल है, और आपका आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2 है। क्वेश्चन तो वाकई बहुत ही आसान है और सबको आपके पता ही होना चाहिए, लेकिन इधर क्वेश्चन आता है कौन हो 2 व्यक्ति होती है, कौन हो 2 व्यक्ति होती है जो लोकसभा को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होती है। वो 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन होते हैं। क्वेश्चन इधर आता है कि एंग्लो इंडियन होती क्या है। जबकि हमारा 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट हो गया, तब टाइम कुछ ब्रिटिशर ने इंडिया में परमानेंटली रह गए। तो उनको स्थितित्व को बजाय रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अनुबंधन है, और उनका टू प्लेस इज
परमानेंटली रिजर्व इन लोकसभा व्हिच इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि जो ब्रिटिशर जो एंसेस्टर होता है उनका जो बच्चे लोग जो इंडिया में रह गए तो उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। वो उनके लिए वो सीट रिजर्व है, वो भी नहीं सिर्फ ब्रिटिशर का बच्चा ही है, कोई भी ब्रिटिशर जो भी इंडियन से शादी कर लेगा उनका जो बच्चा आएगा वो भी एंग्लो इंडियन में इंक्लूडेड होगा। तो ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को लेके आपका कोई भी गलत फहम नहीं रहना चाहिए। And here the question number 3, and the question number 3 is anti-defection law was passed in which constitutional amendment? anti-defection law कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पारित हुआ? एंड द ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए 48 एंड ऑप्शन नंबर बी 52 एंड ऑप्शन नंबर सी 46 एंड ऑप्शन नंबर डी 48 एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 52 इज योर आंसर। तो इधर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते क्या है और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या रहा करती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा जो 1952 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड हो गया, उसमें थोड़ा बहुत सा रिस्ट्रिक्शन आया करती थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। और हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था किसी सब्जेक्ट को लेकर, टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ सेवरल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सेवरल डिसीजन में जो रिस्ट्रिक्शन था उसको लेकर अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सेवरल रिस्ट्रिक्शन उनकी केस लॉ में बनाया करती थी, जैसे कि आप कौन सी कंट्री और कौन सी स्टेट कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड कॉमर्स नहीं कर पाएगा। तो वेरियस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के डिसीजन में बहुत ही सारा रिस्ट्रिक्शन था कंट्री को लेकर, उनका स्टेट कौन सी कंट्री के साथ उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन था उसी को ओमिटेड कर दे कि आप अब जुडिशियरी इस मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो लेजिस्लेटिव की मामला है। तो आर्टिकल 19(2) में अमेंडमेंट हुआ था, जैसे कि नया वर्ड पब्लिक ऑर्डर वाज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिफ्लेक्स ऑफ वर्ड रीजनेबल इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन था उनका रिप्लेस हो गया रीजनेबल वर्ड के साथ। और आर्टिकल 19(6) में नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड वगैरह जो था नेशनलाइजेशन हो गया। और आप कौन सी स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, जो सी स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, आप डायरेक्टली किसी भी कंट्री के साथ आपका ट्रेड कॉमर्स कर पाएंगे। और एबोलिशन ऑफ जमींदार लॉ, आर्टिकल 31A और 31B में जो जमींदार लॉ था उसका एबोलिशन कंप्लीटली हो गया। कौन से व्यक्ति भी आपके पास 33 एकड़ से ज्यादा संपत्ति नहीं रख पाएगा, ठीक है, उसको गवर्नमेंट अपने पास ले जाएगा। और अमेंडमेंट टेक प्लेस इन सेवरल आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 85, 87, 174, 176 एंड 341, वो सारा वगैरह भी अमेंडमेंट हुआ करती थी। और 52nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 101, 102, 190 और 191, वो बहुत ही सारा सब्जेक्ट का अमेंडमेंट हो गया। और अमेंडमेंट होकर एक नया शेड्यूल एस्टेब्लिश हो गया, शेड्यूल नंबर 10, 52nd अंडर में शेड्यूल नंबर 10 है। तो अभी इन करंट टाइम देयर वाज 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लाटेस्ट शेड्यूल इज शेड्यूल नंबर 12, अमेंडमेंट ऑन म्युनिसिपैलिटी, 74th अमेंडमेंट ऑन म्युनिसिपैलिटी लॉ। ठीक है, इधर क्वेश्चन आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ होते क्या है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वो होता है कि किसी भी मेंबर को अपना पद हराना पड़ता है, जैसे कि आपका बिग बॉस वगैरह में बोलना होता है घर से बेघर हो जाना, तब क्या करते हुए और किसी गलत काम करते हुए कौन सी भी नेता को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पद हराना पड़ गया। ठीक है, एंड पहला पॉइंट इज इफ ही गिव अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। अब जिन सी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टेड हुआ करती थी, जिन सी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट से आप एमएलए और एमपी बने थे, अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट आप गिव अप कर दें तो आपको पदभार हराना ही पड़ेगा। एंड इन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, इफ ही वोट्स और एबोलिशन फ्रॉम वोटिंग, आपका पॉलिटिकल पार्टी ने आपको ऑब्स्टेन किया कि आप इसी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन वगैरह में होता है, तो आप इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना है और आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एगेंस्ट में जाकर उसी को वोट दे दिया। और किसी भी चीज को लेकर आपका
हाउस में बिल पारित होना चाहिए और आपका प्रेजेंट रहना अनिवार्य है और आपने ऑप्शन ड्राइव वोट नहीं दिया, तो वही सब चीज करने से आपको पदभार हराना ही पड़ेगा। एंड इन थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन इन पॉलिटिकल पार्टी, और किसी भी इंडिपेंडेंट मेंबर ने और एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन कर दिया, तो उसी टाइम आपको पदभार हरना ही पड़ेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लेकर और कोई भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। And the question number 4, to whom public account committee submits its report। तो पब्लिक क्वेश्चन ये कहने वाला है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी को अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। एंड ऑप्शन नंबर ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन नंबर बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर डी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन आता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती क्या है। तो हमारा पार्लियामेंट में बहुत ही सारा कमिटी होता है, जैसे कि बहुत ही सारा फरवरी देयर वाज 17 कमिटी इन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। 11 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। अभी तो ये बहुत ही बढ़ गया, 20-40 वगैरह हो गया। लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन वो आएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में लार्जेस्ट कमिटी क्या होता है। एंड द आंसर इज एस्टीमेट कमिटी व्हिच कंसिस्ट 30 मेंबर। इट इज द लार्जेस्ट कमिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप नोट कर सकते हैं। और कमेटी के बारे में बोलेंगे तो कमेटी दो तरीके की होता है, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी और आड हॉक कमेटी। आड हॉक कमेटी के बारे में आपको कोई नहीं पूछा है क्योंकि बहुत ही सारा होता है, जैसे कि कमेटी ऑन फिशरी, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कमेटी ऑन एमपीएमएलए। तो आपको क्वेश्चन आएगा स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है। तो स्टैंडिंग कमेटी 3 तरीके का होता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड ए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। उनसे से एस्टीमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी which consists 30 members, and the public account committee which consists 22, and the public undertaking it also commit 22 members। तो हम पब्लिक अकाउंट कमेटी, हमारा क्वेश्चन क्या रही थी कि टू हुम पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट हिज रिपोर्ट। पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेसिडेंट का अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, लेकिन किसी के द्वारा इस रिपोर्ट सबमिट होता है, और इस रिपोर्ट हमारा सीएजी जो कंट्रोल एडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड करंटली न्यूली अपॉइंटेड Control and General of India is the Girish Chandra Murmu. After the resignation on the Lieutenant Governor General from Jammu and Kashmir, he is newly appointed as the CAG of India, ठीक है। और वो संविधान के 148 आर्टिकल में उपस्थापित है CAG के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि 3 तरीका की कार्य होता है, जैसे कि एप्लीकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट। वो 3 तरीका का अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा सीएजी को लेकर प्रेसिडेंट को सामने उपस्थित होता है, ठीक है। तो बच्चा कोई भी गलत नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है, मुझे लगता है कि आपका कोई भी डाउट होना नहीं भी चाहिए, ठीक है। आपका पार्लियामेंट कमेटी के बारे में भी बता दिया और सीएजी के बारे में भी बता दिया, और क्या रहेगा। तो बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। एंड द क्वेश्चन ऑफ 5 इज which jurisdictions directly considered by Supreme Court without going to the lower court। कौन सी jurisdiction है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को द्वारा डिसाइड होता है without going to any lower court, ठीक है। वो कौन सी jurisdiction है। एंड द ऑप्शन इज original jurisdictions, and option number B is appellate jurisdictions, and option number C is advisory jurisdictions, and option number D is rest jurisdiction, and your answer is option number A, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। इधर क्वेश्चन आता है कि जुरिडिक्शन किसी तरीके का होता है, क्या तरीके से होता है, किसी प्रकार का जुरिडिक्शन होता है। तो जुरिडिक्शन बहुत ही सारा होता है, लेकिन आपको एग्जाम में उन 4 जुरिडिक्शन बारे में पूछेगा, जैसे कि ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, अपीलेट जुरिडिक्शंस, एडवाइजरी जुरिडिक्शन एंड रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन तो आपको अच्छा से मालूम हुआ कि हमारा आर्टिकल 32 में मेंशन है, जो जिसी का फंडामेंटल राइट वायोलेशन हो गया उसने डायरेक्टली किसी भी आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और 22(6) के द्वारा हाई कोर्ट में अपना स्टेप फॉरवर्ड करेगा। लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती क्या है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है कि कभी कभी सेंटर और स्टेट के अंदर कोई भी बात को लेकर मतभेद आता है, तो उसको जो सुलझाना है सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना है, तो उसी चैप्टर का हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। कभी कभी जो टैक्स वगैरह और कौन सी चीज़ को, एक्सपोर्ट इनपुट को स्टेट और सेंटर को लेकर कौन सी भी कंट्रोवर्सी आता है, इनकम टैक्स वगैरह,
सैलरी का बनना और जुटाना, तो उसी वगैरह में जो कंट्रोवर्सी आता है स्टेट और सेंटर को लेकर, उनको हम कोई भी लोअर कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर सकता है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाना जाता है। सिर्फ सेंट्रल स्टेट नहीं, डिफरेंट स्टेट को वगैरह में जैसे कोई भी नदी जल विवाद लेकर और कौन सी प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेकर स्टेट अगर में जो कौन सी कंट्रोवर्सी होता है, तो उसी को भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंदर सुलझाना जाता है। And second point of view, appellate jurisdiction. What is appellate jurisdiction? And the appellate jurisdiction is certificate granted by high court. तो आपने कौन सी केस आप भी क्यों ना हो, अगर हम हाई कोर्ट में केस आपका पराजित हो गया, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहते हैं, उनके अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी के लिए सिविल हो या क्रिमिनल हो, आपको हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, आपको हाई कोर्ट की लीव लेना जरूरी है। और ये CRPC वगैरह भी अनुसंधित है, लेकिन आर्टिकल 132 के अंदर आपको हाई कोर्ट का राजीनामा लेकर सुप्रीम कोर्ट को जाना है, ठीक है। तो वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। और व्हाट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वही होता है कि कौन से लोअर कोर्ट एंड इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस नीड करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसी टाइम अपना एडवाइस देने के लिए बाउंड है, और वो देना भी चाहिए। और आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो included if he needs the advice of Supreme Court of India, then the Supreme Court is bound to provide their advisory. Various kind, it include the state and it include the various kind of tax matter. Supreme Court is bound to give advice to the President of India. ठीक है। और रूट जुरिस्डिक्शन तो आपको बस नहीं पता है, मैं बता ही दिया। And the answer option question number 6. Punjab Recognition Act, which created the state of Punjab and Haryana in 1966, was enacted on the recommendation of which committee? तो कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन के अंदर पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट पास हुआ 1966 में? एंड ऑप्शन नंबर ए महाराज कमेटी, एंड ऑप्शन नंबर बी धर कमेटी, एंड ऑप्शन नंबर सी शाह कमेटी, और ऑप्शन नंबर डी दास कमेटी। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शाह कमेटी का रिकमेंडेशन के अंदर पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट क्रिएट हुआ। वो SSC रिसेंटली एंड इट इज क्वेश्चन अराइज इन द CSL, ठीक है। तो पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट होती क्या है? पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट के अंदर पंजाब को स्प्लिट हो गया, जैसे कि पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट हो गया। एंड इधर जो आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द वन स्टेट इन इंडिया और वन कैपिटल इन इंडिया व्हिच कंसिस्ट 3 स्टेट? कौन सी कैपिटल है जो 3 स्टेट का कैपिटल है? कौन से एक जगह है, ठीक है, कौन से एक कैपिटल है, कौन से एक स्थान है इंडिया का जो 3 स्टेट का कैपिटल है? जैसे कि आपने सुना है कि आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल है, सिर्फ इससे ही एक स्टेट है वो जो एक कैपिटल है जो एक 3 स्टेट का कैपिटल है। एंड द आंसर इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है, चंडीगढ़ हरियाणा का कैपिटल है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये होना चाहिए कि हु इज द CM ऑफ पंजाब, एंड द करेंटली आवर पंजाब CM है कप्तान अमरिंदर सिंह जी, और उनका गवर्नर है VP सिंह बंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 को जाते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन टेरिटरी? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी पार्ट यूनियन टेरिटरी के बारे में उपलिखित है? एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये ट्रिपल आई नहीं होना चाहिए, आपको भी ट्रिपल आई होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा गलत आ गया, पार्ट 3 नहीं है, पार्ट बी ट्रिपल आई है। आंसर इज पार्ट बी ट्रिपल आई, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर दिया करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली 22 पार्ट एंड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल कंसिस्ट हुआ करती थी, लेकिन इफ यू कम टू द करंट टाइम देयर इज 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो एक्स्ट्रा फैक्ट होना चाहिए, और बच्चा इसी को नोट करना चाहिए कि हमारा करेंटली हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कितना है, और पार्ट कौन सी है, कितने भी पार्ट है, और शेड्यूल कितना है। शेड्यूल 12 वगैरह हो गया, पार्ट 25 वगैरह हो गया, और आर्टिकल 445 वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसी के साथ
हम क्वेश्चन नंबर 8 को प्रारंभित करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल? Which article in Indian Constitution is talking about administrative tribunal? And your option answer is option number A 363 and option number B 322 and option number C 339 and option number D 249 and your answer is option number B। ठीक है, ऑप्शन नंबर B 323 है आंसर। इधर क्वेश्चन आता है कि वो ट्रिब्यूनल चीज क्या होता है, क्योंकि हमारा इन डिफरेंस टाइम देयर इज कंट्रोवर्सी अराइजेस बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, तो वो सब वगैरह जो हम सुप्रीम कोर्ट का जाता है, इधर बहुत ही सारा केस पेंडिंग हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी ने और एक नया प्रारंभ शुरू कर दिया ट्रिब्यूनल के नाम से। ट्रिब्यूनल का क्या ये सब होता है कि अपने सुप्रीम कोर्ट को जाके बिना आपस समाधान में उस चीज को समाधान कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के जरिए। ट्रिब्यूनल में आप अपने ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते, वो स्टेट अपने ओपिनियन को रिप्रेजेंट करेगा, आप अपने ओपिनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके साथ आपका सुलझाना कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल, एंड इट रिलेटेड टू आर्टिकल 333। तो ट्रिब्यूनल दो तरीके के होते हैं, एंड इन 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड 323B अदर ट्रिब्यूनल्स। तो इधर क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्या है। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये सब होता है कि जब सेंटर और स्टेट के अंदर कोई भी जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है, यूपीएससी अंदर हो जाए और किसी भी रिक्रूटमेंट हो गया, उसको लेकर जो मतभेद आता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा सुलझाना जाता है। एंड इन सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू 323B अदर ट्रिब्यूनल में हमारा जैसे कि कंट्रोवर्सी आता है, लेवी, असेसमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लैंड रिफॉर्म लॉज, सेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन डिस्प्यूट, वो बहुत सारा डिस्प्यूट होता है, वो इस ट्रिब्यूनल के अंदर सुलझाना जाता है। ठीक है, और कोई भी डाउट है ट्रिब्यूनल को लेकर आप मुझसे कमेंट में दे चुके हैं। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, the power of Supreme Court of India decide dispute between center and the state fall under। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर सेंटर और स्टेट में अंदर जो सेंटर और स्टेट लेकर जो कंट्रोवर्सी आता है उसको सुलझाता है। एंड योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड ऑप्शन नंबर बी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड ऑप्शन नंबर सी अपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। फॉर्मल तो मैं आपको बोल दिया जुरिस्डिक्शन क्या क्या होता है, किस तरीके का होता है, तो उसको रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं, आप रिबाउंड करके उसका आंसर देख सकते हैं और जुरिस्डिक्शन के बारे में जान भी सकते हैं। एंड हियर द क्वेश्चन नंबर 10, which of the following two state in the following two state in India which लोकायुक्त एक्ट इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट्स। तो इंडिया के वो कौन सी दो स्टेट है वेयर लोकायुक्त एक्ट एम्बिट टू द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर का ऑफिस की भी लोकायुक्त एक्ट का अंडर आता है। ठीक है, एंड योर ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर ए उड़ीसा कर्नाटक, एंड क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश केरला, एंड ऑप्शन नंबर सी गुजरात महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन नंबर डी राजस्थान तमिलनाडु, एंड योर ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र। क्वेश्चन इधर आता है कि लोकायुक्त एक्ट होते क्या है, एंड द लोकायुक्त एक्ट इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू इंडियन स्टेट व्हिच स्टडी अबाउट एंटी करप्शन ombudsman। लोकायुक्त एक्ट इज ए एंटी करप्शन ombudsman organization in Indian state, and लोकायुक्त along with टैक्स डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, जैसे कि हमारा बहुत ही सारा करप्शन वगैरह होते रहता है, कौन सी बहुत सबका पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट ऑफिशियल दूध का भला नहीं होते, तो वो जो करप्शन वगैरह करते हैं उनको वॉच डाउन करने के लिए लोकायुक्त एक्ट इनेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2013। उसी समय आप तो सुना ही होगा अन्ना हजारे के बारे में, तो उनको स्ट्राइक और उनको जो कहना था
उसी को लेकर हमारा लोकायुक्त एक्ट 2013 में और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया। ठीक है, जैसे कि लोकायुक्त एक्ट हर एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हर एक स्टेट में लोकायुक्त है उनको करप्शन वगैरह को लू करने के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी और जो ब्यूरोक्रेट जो बॉडी होता है जो करप्शन करते हैं उनको वास्ट करने के लिए, और उसको सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न और बहुत ही सारा बात सुप्रीम कोर्ट वगैरह में वो डिस्कशन होता है कि वो जो करप्शन वाला किया और कौन से स्टेट करप्शन किया और कौन से किसी स्टेट से लोन लिया, और वो सब वगैरह में लोकायुक्त एक्ट कम टू द ऑफिस and it also in the center, and center there is also Lokayat Act indicated, and if you come to the state it is called the Lokayat, and it comes to the center it calls to the Lokopals. And if I am talking about in the current Lokpal is our current Lokpal of our country is पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, आपका नोट करना है तो कर लो। सेंटर में जो लोकपाल होता है उनका पूरे फास्ट लोकपाल है, और फॉरमोस्ट लोकपाल है हमारा पिनाकी चंद्र घोष जी है हमारा फॉरमोस्ट लोकपाल इन सेंटर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इधर क्या रहती थी कि which of the following two states in India which includes chief minister in its ambits to come under the office of लोकायुक्त एक्ट। तो गुजरात और महाराष्ट्र ऐसा दो स्टेट है, क्योंकि स्टेट बहुत ही बड़ा है और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है, और इसी स्टेट में अंदर की बहुत ही सारा करप्शन वगैरह होते रहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी लोकायुक्त एक्ट के अंडर आती है, उन से दो स्टेट के लिए। वो क्वेश्चन एनटीपीसी और सीजीएल वगैरह में आया करती थी, तो इसलिए मैं आपके पास रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के लिए नहीं भूलिए, और जरूर अब आप जो नया विद्यार्थी है जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करती है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस देता है कि आपके लिए नया वीडियो तैयार करने के लिए, और वो भी होना चाहिए। मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ तो मुझे भी मेरा रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, और मेरा रिम्यूनरेशन है आपकी सब्सक्राइब और लाइक। तो प्लीज़ दोस्त अपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसी के साथ वाइंड अप करते हैं। जय हिंद।